यह कहानी यमुना की है, उस साधारण सी औरत की जिसने अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अंत में उसी की सांसें छीन ली। दुनिया की नजरों में यह एक घिनौना काम था, किसी के लिए गुनाह तो किसी के लिए पश्चिमी सभ्यता का बेशर्म दिखावा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ज्ञान का एक जरिया था, इंसानी शरीर की जटिल बनावट को समझने का सबसे सीधा तरीका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एक छोटे से गाँव में यमुना की दुनिया सिमटी हुई थी, जहाँ वह अपने पति पहलवान और अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका पति पहलवान नाम का ही पहलवान था, असल में वह एक नंबर का कामचोर, शराबी और अय्याश आदमी था। दिन भर आवारागर्दी करना और अपनी पत्नी की खून पसीने की कमाई गांव की एक तवाइफ पर लुटा देना उसकी आदत थी। इतना ही नहीं, घर पर उसका जुल्म भी कम न था। यमुना के लिए मार खाना जैसे रोज की बात हो गई थी। हिंसा और अपमान यमुना की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उस दिन हद हो गई जब पहलवान ने उसके आखिरी गहने भी बेच दिए और बीड़ी फैक्ट्री के मालिक से यमुना के हिस्से की पगार भी एडवांस में ले उड़ा। उस पल यमुना का सब्र टूट गया। पति की बेवफाई ने उसका दिल छलनी कर दिया था। टूटकर, बिखर कर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और गांव के गहरे तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन पानी ने उसे डुबाने से इनकार कर दिया। यमुना एक बेहतरीन तैराक थी जो अक्सर इसी तालाब पर कपड़े धोने आती थी। तैरते हुए उसकी नजरें अनायास ही उस तवाइफ के घर की ओर उठ गईं, जहां उसका पति जाया करता था। एक सवाल उसके जहन में कौन था? आखिर क्या था उसमें जो पहलवान उस पर इस कदर मरता था? खैर, शायद एक तैराक को पानी में मौत नहीं, जिंदगी का नया किनारा मिलता है। वह तैरकर बाहर आ गई और उसी पल उसने तय कर लिया, अब वह मरेगी नहीं, जिएगी अपने बेटे के लिए। उसने गांव छोड़ने और अपने बेटे के साथ मुंबई अपनी मां चंद्रकला के पास जाने का फैसला किया। चंद्रकला एक आर्ट कॉलेज में सफाई कर्मचारी थी। यमुना को यकीन था कि वह भी वहां कोई न कोई काम ढूंढ लेगी और अपने बेटे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देगी। मुंबई पहुंचकर मां ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। चंद्रकला ने समझाया, यहाँ सिर झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर जीना पड़ता है। ये मर्द अपने घरों से दूर जानवर बने फिरते हैं। इनकी गिद्ध जैसी नजरें हमेशा औरत की छाती पर टिकती हैं। तू एक बड़ी सी बिंदी लगाया कर ताकि उनकी नजर तेरे माथे पर आकर ठहर जाए। यमुना अपनी मां पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। चंद्रकला उसे बेटी मानती थी और उसकी कोई अपनी संतान भी नहीं थी। लेकिन यमुना के सीने में अब एक ही आग जल रही थी, जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना है ताकि उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उसकी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर न हो। दिन हफ्तों में बदलने लगे, लेकिन मुंबई ने यमुना को कोई काम नहीं दिया। काम की तलाश में शहर की सड़कें नापते नापते उसकी चप्पलें घिसकर टूट गईं, पर उम्मीद की कोई किरण नजर न आई। उधर उसका बेटा लाल्या भी खाली बैठकर बिगड़ रहा था। स्कूल तो था नहीं, सो उसने बस्ती के आवारा लड़कों के साथ मिलकर गलियों की धूल फांकना शुरू कर दिया था। इस सब के बीच यमुना को अपनी मां चंद्रकला का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके हाव भाव में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो एक मामूली सफाई कर्मचारी में कम ही देखने को मिलता था। यमुना के मन में शक गहराने लगा। एक दिन उसने अपनी मां का पीछा करने का फैसला किया। वह छिपते छिपाते चंद्रकला के पीछे चलती रही जब तक कि वह एक बड़े से आर्ट कॉलेज के अंदर नहीं चली गई। यहाँ का माहौल और भी अजीब था। कई छात्र छात्राएं चंद्रकला को देखकर गुड मॉर्निंग या नमस्ते कह रहे थे। कोई उसका हाल चाल पूछ रहा था जैसे वह कोई प्रोफेसर हो, पर यमुना ने अपनी आंखों से उसे झाड़ू उठाते देखा था। कुछ देर बाद जब चंद्रकला एक कमरे में चली गई, यमुना भी दबे पांव अंदर घुस गई। उसने एक क्लासरूम के दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसने यमुना के पैरों तले से जमीन खींच ली। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचे स्टूल पर चंद्रकला निर्वस्त्र बैठी थी और सामने बैठे कई छात्र पूरी एकाग्रता से अपने कैनवस पर उसकी देह को उतार रहे थे। यमुना का सिर चकरा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी चंद्रकला को दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है बाहर? उसकी आवाज कमरे में गूंजी। घबराई हुई यमुना बिना एक पल घंवाए वहां से भाग खड़ी हुई। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी हो। उस शाम जब चंद्रकला घर लौटी तो यमुना का गुस्सा फूट पड़ा। लाज शर्म सब बेच खाई क्या? इतना घटिया काम। चंद्रकला ने शांति से उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी आवाज में सालों का दर्द उभर आया। उसने बताया कि कैसे उसके पति की नौकरी जाने के बाद घर में फाके पड़ गए थे। वह जहां भी काम मांगने जाती, मर्दों की गंदी नजरें उसके जिस्म को नोचती थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि उन्हें कचरे से खाना उठाकर पेट भरना पड़ा। तब बस्ती की एक औरत ने तरस खाकर उसे यह काम दिलाया था। चंद्रकला ने समझाया, वो मेरे जिस्म का नंगापन नहीं, इंसान के शरीर की बनावट देखते हैं। मैं उनके लिए कोई औरत नहीं, उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा हूँ। मैं शिक्षा का काम करती हूँ, इसमें बुराई कैसी? और हाँ, इसी काम की वजह से आज हमारे सर पर छत है। उसने यह भी बताया कि झाड़ू पोछे का काम तो बस दुनिया को दिखाने के लिए है ताकि उसके पति को कभी शक न हो। जब यमुना ने उत्सुकता से काम के बारे में और पूछा तो चंद्रकला ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उन्हें एक और मॉडल की जरूरत है। लड़कियां इस काम से शर्माती हैं। अगर तू चाहे तो मैं बात कर सकती हूँ। मैं 20 साल से यह कर रही हूँ।
आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चंद्रकला ने यमुना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तू समझ ले कि तुझे अपने लाल्या के भविष्य के लिए अपनी शर्म दांव पर लगानी होगी। चंद्रकला ने यमुना को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। कई दिनों तक उसके मन में दुविधा का बवंडर चलता रहा। अंत में डरते डरते और झिझकते हुए उसने अपने बेटे के लिए इस आग के दरिया में उतरने का फैसला कर ही लिया। पहला दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। दर्जनों चुभती हुई निगाहों के सामने अपने तन से कपड़े उतारना। यमुना को लगा जैसे उसकी आत्मा भी नंगी हो गई हो। शर्म से उसकी हालत खराब थी, लेकिन जब उसने देखा कि वहां और भी औरतें हैं तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली। चंद्रकला ने भी उसे हौसला दिया था और नजर न लगे यह सोचकर माथे के पास एक काला टीका भी लगा दिया था। जैसे तैसे पहला दिन बीत गया। धीरे धीरे यमुना को एहसास हुआ कि इस काम में कोई मेहनत नहीं है। उसे बस घंटों तक एक ही मुद्रा में स्थिर रहना पड़ता था। बिना कोई काम किए उसे इतने पैसे मिल रहे थे जितने उसने बीड़ी बनाकर कभी नहीं कमाए थे। जल्द ही शर्म की पहली परत उतर चुकी थी और उसका मन इस काम में लगने लगा। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। अब यमुना के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने अपने बेटे लाल्या का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। एक शाम दोनों ने लाल्या को चुपचाप बैठकर चित्रकारी करते देखा। यह देखते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक अनजाना डर उनके दिलों में बैठ गया। जिस कला के लिए वे अपने जिस्म की नुमाइश करती थीं, वही कला उनके बेटे के हाथों में पल रही थी। उन्हें डर था कि कहीं बड़ा होकर लाल्या उसी आर्ट कॉलेज में पढ़ने की जिद न कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो उनका राजा खुल जाएगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में यमुना की देह कभी कैनवस पर उतरी तो कभी मिट्टी की मूरत में ढली। वह एक पेशेवर मॉडल बन चुकी थी, लेकिन जब कॉलेज में छुट्टियां होती तो वह फिर से बेरोजगार हो जाती। उन दिनों में वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, पर उसने कभी वापस गांव लौटने का नहीं सोचा। वहां अब उसका कोई नहीं था। एक दिन यमुना के हाथ लाल्या के स्कूल बैग से कुछ तस्वीरें लगीं। वे तस्वीरें कमाल की थीं। यमुना को लगा कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। यह ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। उसे डर था कि अगर लाल्या यहाँ रहा तो वह यकीनन उसी आर्ट कॉलेज में जाएगा। उस दिन यमुना ने अपने बेटे को बहुत मारा। वह चीख रही थी, पर असल में वह अपने डर और अपनी बेबसी पर चीख रही थी। चंद्रकला भी घबरा गई थी। दोनों ने मिलकर एक कठोर फैसला लिया कि लाल्या को वापस औरंगाबाद भेज दिया जाएगा। यह सुनते ही लाल्या भड़क गया। उसने पूरी बस्ती में तमाशा खड़ा कर दिया। वह रोता चिल्लाता रहा, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार उसे मार पीट कर औरंगाबाद की बस में बिठा दिया गया। बेटे को दूर भेजने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि उसकी पढ़ाई के खर्चों ने यमुना की कमर तोड़ दी। अब उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसने एक और खतरनाक कदम उठाया। वह कॉलेज के छात्रों के लिए कॉलेज के बाहर उनकी निजी जगहों पर भी पोज देने के लिए राजी हो गई। वह जानती थी कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, पर बेटे के भविष्य के लिए उसने यह जोखिम भी उठा लिया। वक्त के साथ यमुना के जिस्म से शर्म की आखिरी परत भी उतर चुकी थी। अब यह उसके लिए महज एक काम था, एक पेशा जिससे उसके बेटे का भविष्य जुड़ा था। वह इसमें इतनी सहज हो चुकी थी कि उसकी चाल ढाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। इसके बाद यमुना ने कई प्राइवेट असाइनमेंट किए। जैसे जैसे लाल्या की पढ़ाई का खर्च बढ़ता गया, यमुना का काम भी बढ़ता गया। वह अब मुंबई की कई अलग अलग जगहों पर मॉडलिंग करने लगी थी। लेकिन एक दिन कॉलेज पर कयामत टूट पड़ी। संस्कृति के कुछ स्वघोषित ठेकेदारों की एक वहशी भीड़ कॉलेज में घुस आई। उन्होंने बेशकीमती पेंटिंग्स को तोड़ फोड़ दिया। छात्रों और प्रिंसिपल को भी पीटा। हर तरफ दहशत का माहौल था। इस घटना के बाद दूसरी मॉडल्स ने डर के मारे काम पर आने से मना कर दिया। सबको लगा कि अब यह कॉलेज बंद हो जाएगा, पर यमुना ने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही दिन वह अकेले उस क्लासरूम में आकर बैठ गई। उसकी हिम्मत देखकर बाकी छात्रों और प्रोफेसरों का भी हौसला बढ़ा। यह एक तरह की बगावत थी, कला को बचाने की, अपने काम के सम्मान को बचाने की। पूरे भारत में यह इकलौता कॉलेज था जहां ह्यूमन एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए न्यूड मॉडलिंग होती थी। यह उतना ही जरूरी था जितना एक डॉक्टर के लिए शरीर को चीरकर अंदर के अंगों को समझना। अगर एक कलाकार इंसान के शरीर की बनावट को ही नहीं समझेगा तो वह एक महान कलाकार कैसे बनेगा। पर जिस भविष्य को बचाने के लिए यमुना यह सब कर रही थी, उसी भविष्य ने एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक दी और सब कुछ तबाह कर दिया। लाल्या औरंगाबाद से वापस लौट आया। उसकी आंखों में पढ़ाई की चमक नहीं बल्कि एक अजीब सी नफरत थी। उसने गुस्से से कहा, मुझे सब पता है तुम क्या काम करती हो। मेरे दोस्त सलीम ने तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते देखा है। कौन सी झाड़ू वाली को लेने महंगी गाड़ियां आती हैं माँ। वह अपनी ही माँ को गालियां बकने लगा। उसे एक गिरी हुई औरत, एक धंधे वाली समझने लगा। एक पल में यमुना की दुनिया बिखर गई। जिस बेटे के भविष्य के लिए उसने अपनी इज्जत और जिस्म को दांव पर लगा दिया, आज उसी की नजरों में वह एक वेश्या थी। उसे लाल्या में अपने शराबी मक्कार पति पहलवान की परछाई दिखने लगी। अब इस काम को करने का कोई मतलब नहीं था। अब इस जिस्म को किसी के सामने नंगा करने का क्या फायदा। वह किसके लिए कमाएगी। उसका बेटा तो उसे पहले ही गलत समझ चुका था, और यह जानते हुए भी कि वह उसे कितना गलत समझता है, यमुना बस खामोशी से उसे देखती रही। यमुना उसे सच नहीं बता सकी। वह जानती थी कि सच सुनने और समझने की ताकत उसके बेटे में नहीं है। जिस बेटे की आंखों में उसने भविष्य के सपने देखे थे, उन्हीं आंखों ने उसे वेश्या घोषित कर दिया था। अब कुछ भी कहने या समझाने का कोई अर्थ नहीं बचा था। एक शाम वह समंदर किनारे चलते चलते लहरों में कहीं खो गई। लोगों ने कहा शायद डूबकर मर गई, लेकिन जो यमुना को जानते थे
वे कहते थे कि एक तैराक को समंदर कभी नहीं डुबा सकता। शायद वह कहीं बहुत दूर चली गई थी, अपनी पहचान को उन्हीं लहरों में दफनाकर। देखते देखते 5 साल गुजर गए। लाल्या, यमुना का बेटा, मुंबई के किसी दफ्तर में चपरासी की नौकरी कर रहा था। उसकी दुनिया चाय देने, फाइलें उठाने और साहबों की डांट सुनने तक सिमट गई थी। एक दिन घर लौटते हुए उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। उसके अंदर का ठरक जागा और वह सस्ते रोमांच की तलाश में सीधे उस प्रदर्शनी में पहुंच गया। गैलरी के अंदर वह चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान लिए एक एक करके नंगी तस्वीरों को अपनी गंदी नजरों से तौल रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर ठहर गई। उसमें एक औरत लेटी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने दुनिया के सारे दुखों को अपने अंदर समेट लिया हो। वह उस औरत के जिस्म को घूर ही रहा था कि उसकी नजर चेहरे पर गई। वह चेहरा उसकी माँ का था। एक पल में लाल्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह मुस्कान घिन और गुस्से में बदल गई। वह आग बबूला होकर प्रदर्शनी के इंचार्ज पर चिल्लाने लगा। वह इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि वही पुराना छात्र था जो कभी यमुना को प्राइवेट पोजिंग के लिए ले जाया करता था और अब कॉलेज में प्रोफेसर बन चुका था। उसने लाल्या को शांत, स्थिर नजरों से देखा, जिसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ तरस था। लाल्या कभी कलाकार नहीं बन सकता था। उसकी सोच उस कुएं की दीवार की तरह थी जिसने उसे जिंदगी भर के लिए अंदर ही कैद कर रखा था। वह कुएं का वही मेंढक था जो आसमान को बस उतना ही समझता है जितना कुएं के मुंह से दिखता है। खुलापन और समझदारी उसकी छोटी सी दुनिया से बहुत परे की चीजें थीं। और इसी कुएं की गहराई में अपनी नफरत और अज्ञानता के साथ लाल्या हमेशा के लिए फंसा रह गया। दीवार पर टंगी वह तस्वीर आज भी यमुना की कहानी कह रही थी। एक माँ के बलिदान की, एक औरत के संघर्ष की और कला की उस गहराई की जिसे समझने के लिए नजरों से ज्यादा एक साफ दिल की जरूरत होती है। एक ऐसी कहानी जिसे उसका अपना बेटा कभी नहीं समझ सका। यमुना की कहानी हमें समाज के उस कड़वे सच से मिलाती है जहाँ एक माँ को अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगानी पड़ती है। आपकी नजर में इस कहानी का असली गुनहगार कौन है? यमुना का पति पहलवान, उसका बेटा लाल्या, या वो समाज जिसने यमुना को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया? यमुना ने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे लाल्या के लिए किया, लेकिन अंत में उसी बेटे ने उसे गलत समझा। अगर कहानी के आखिर में आपको लाल्या से कुछ कहने का मौका मिलता तो आप उससे क्या कहते? क्या यमुना का अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए चुना गया यह रास्ता सही था? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।